हेलो क्लास 10th एंड आयुष स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों इस समय हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने इसके 3 पार्ट डाल दिए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिए, फिर आप इस पार्ट को करिएगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, कोई भी डाउट कोई भी कमेंट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दूँ, इंस्टा और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी कॉन्टेंट की ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ से हमसे मांग सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पर मैं बार बार लाइव आते रहता हूँ, आप लोगों के सवालों के जवाब लेकर आता हूँ, तो आप लोग जुड़ेंगे मुझसे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के हिंदी के लेक्चर के साथ साथ इंग्लिश के लेक्चर भी आ रहा है, उस पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि हिंदी के तुरंत बाद आप इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, और बच्चे जो होम साइंस के लिए कह रहे हैं भैया आप लोगों के होम साइंस के क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्व करा दूंगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इस वीडियो को शेयर किया करें। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं 25th क्वेश्चन, और 25th क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 25th क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई 2 आपको बताने हैं। पहला है महेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, तो महेंद्र का संधि विच्छेद कर लेते हैं। चलिए, इसमें है महा जमा इंद्र। ठीक है, महेंद्र। ठीक है, तो महेंद्र मतलब होता है महा जमा इंद्र। ठीक है, पर्यावरण देखते हैं, पर्यावरण का क्या है। तो पर्यावरण क्या है हमारे सामने, पर्यावरण का मतलब पर्यावरण का संधि विच्छेद करते हैं। इसमें है परि जमा आवरण। ठीक है, पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण है, और पर्यावरण के बाद हम थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारे सामने इत्यादि, तो इसमें आप लिख दीजिएगा इत्यादि। ठीक है, इत्यादि, इत्यादि। ठीक है, तो इत्यादि समझ में आ गया। तो बहुत इजी पेपर लगता है ना, आप लोगों को भी लगता है या मुझे को लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो इत्यादि का संधि विच्छेद हमें दिया गया था तो हमने इत्यादि कर दिया इसे। ठीक है, और सत्यानंद बोल रहा है, सत्यानंद। ठीक है, मगर सत्य जमा आनंद यानी सदानंद। ठीक है, सत्यानंद अलग है और ये सदानंद है, सदानंद। ठीक है, सदानंद। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था आपका 25th के चारों आंसर मैंने आपको बता दिए। चलिए 26 करते हैं, और फिर से कह रहा हूँ ये वीडियो 2 बजे आती है, 10 बजे आती है, तो आप लाइव देख लीजिएगा। ठीक है, और लाइव देखकर कमेंट करते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं उस समय आप पे निगाह रहती है मेरी, एक्टिव रहता हूँ मैं उस समय। ठीक है, यूट्यूब पे, तो आप उस समय कमेंट कर सकते हैं, मैं उस समय तुरंत आपको रिप्लाई दे दिया करूँगा। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है माध्यमिक शब्द में डैश का प्रत्यय यूज़ किया गया है, यानी कि माध्यमिक में कौन सा प्रत्यय यूज़ किया गया है। देखिए, माध्यमिक आ जाए, अगर ऐसे एक वाले आ जाए ना जिसके लास्ट में एक आ जाए तो उसे बोलते हैं ये एक, इसमें एक प्रत्यय यूज़ किया है। जैसे सार्वजनिक, सार्वजनिक हो गया, एक माध्यमिक हो गया। ठीक है, इसमें लास्ट में एक आ रहा है तो एक क्या है, प्रत्यय है। एक क्या है, प्रत्यय। ठीक है, स्थायित्व, स्थायित्व में क्या आ रहा है, लास्ट में देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो त्वा। ठीक है, त्वा, इसका आंसर क्या होगा, त्वा। ठीक है, अनावश्यक, अक, अक क्या है, अन। ठीक है, अन आया, सॉरी इसका पहले ही है, इसके पहले में ही आ गया, अनावश्यक मतलब अन। ठीक है, चलिए देखते हैं, अन लिखते हैं, हटो, ये हो गया अन। ठीक है, ठीक है, तो अन हो गया अनावश्यक। और इसके अलावा अपमान, तो अपमान में क्या लिखोगे, अप जमा मान, तो इसमें आ गया आपका आंसर अप। क्या आ गया, अप, यानी अपमान मतलब अप। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया 27। चलिए 28 करते हैं क्या है हमारे सामने। चलिए 27 देखते हैं। 27 में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है शत, अंग, षष्ठ, 20 में से तद्भव क्या है। तो तद्भव जो है ना वो 20 है, 20 जो है तद्भव है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा निकास, नेह, निर्जीव, नौकर में से तत्सम क्या है। देखिए, तो इसमें तत्सम जो शब्द है ना वो है आपके सामने निर्जीव, निर्जीव। ठीक है, निर्जीव जो है ये आपका क्या है, तद्भव। ठीक है, देखिए तत्सम तद्भव की बात करूं तो अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि खुद में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपको नहीं पता तत्सम और तद्भव क्या होते हैं तो मैं अगली वीडियो तत्सम और तद्भव को लेकर ही आऊँगा, उपसर्ग को लेकर आऊँगा, उपसर्ग के अलावा प्रत्यय लेकर आऊँगा। ठीक है, ये मैं चारों एक ही टॉपिक में करके देख लूँगा अगर ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो। ठीक है, डॉक्टर जिंदगी डोगा स्कूल में से देशज कौन सा है। तो इसके अंदर जो आंसर है डोंगा, ये डोंगा। ठीक है, डोंगा इसका आंसर है। ठीक है, डोंगा जो है वो देशज है। ठीक है,
डोंगा बोले तो ये बात कर रहा है कि आपका ये बताइए शब्द, जो कि शब्द आपका डोंगा मतलब जो है देसी मतलब क्या होता है? देशज मतलब होता है जो हमारे देश का वर्ड हो। तो हमारे देश का वर्ड कौन सा है? डॉक्टर, डॉक्टर अंग्रेजी वर्ड है, वो हमारे देश का हो नहीं सकता। ज़िंदगी, ज़िंदगी उर्दू वर्ड है, वो अरबियन कंट्री से है, अरबी, ठीक है। इसके अलावा डोंगा जो है ना वो इंडियन है। बाकी इसके अलावा स्कूल जो है ना, जो इसके साइड में स्कूल जो है वो भी इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो ये देशज है, ठीक है। अब देखते हैं विदेशज कौन सा है। विदेशज कौन सा है? तो विदेशज में क्या है? भात, रोड़ा, अग्नि, एहसान। ऑब्वियस सी बात है एहसान, दिख रहा है ना एहसान, ये एहसान जो है ना अरेबियन कंट्री का है, ठीक है। याद रखना एहसान जो है ना वो अरबी शब्द है, ठीक है। बाकी भात, रोड़ा, अग्नि ये सब हिंदुस्तानी वर्ड है। बस एहसान जो है ना वो कहाँ का है? अरेबियन कंट्री का, ठीक है। बाकी ऊपर वाले में उससे पूछा कि 4 में से कोई एक देशज बताओ, और नीचे वाले में बोला कोई एक विदेशज बताओ। क्लियर? 27 बहुत ईजी था ये दोनों क्वेश्चन। चलिए 28th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 28th क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित काव्यांश में, ठीक है, निम्नलिखित काव्यांश के कवि और कविता का नामोल्लेखित करते हुए काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अगर आपको काव्य सौंदर्य नहीं पता तो बता दूं, काव्य सौंदर्य मतलब होता है कि आपने जो पोयम पढ़ी है उसका सारांश अपने शब्दों में लिखना, अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, 2 हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, ठीक है। तो ये है, समझ में आ गया? ये 2 लाइन का है जो भी आपके सामने दिख रहा है, ये 2 लाइन का है ये, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखते हैं क्या है। ये देखिए पाठ जो है ना इसका, ये पाठ तो इसका 2 है, ठीक है, 2 है, ठीक है। पाठ तो 2 हैं। और किसने लिखा है ये भी आपको पता होना चाहिए। कबीर, किसने लिखा है? कबीर ने लिखा है, ठीक है। इसका काव्य सौंदर्य की जब बात करोगे आप, ये काव्य सौंदर्य की जब बात करोगे तो आप लिखना, यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में धन की अधिकता हो जाए तो समझदारी इसी में है कि दोनों हाथों में उलीचना शुरू कर दीजिए। नाव में पानी बढ़ने से उसका डूबना निश्चित है। उसी तरह यदि घर में आवश्यकता से अधिक धन आ जाए तो उसे दान कर देना चाहिए, क्योंकि धन की अधिकता अपने साथ ऐसी विकृतियाँ लेकर आती है जिससे घर का विनाश होना निश्चित है। नाव में जल और घर में धन जैसी 2 भिन्न स्थितियों में समानता स्थापित की गई है। साथ ही इससे नीतिगत उद्देश्य को सरल और बोधगम्य बनाया गया है, ठीक है। समझ में आ गया? तो वही है, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, ठीक है, 2 हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, ठीक है। यानी कि जैसे जल जो है नाव में भरता रहेगा तो नाव डूब जाएगी, वैसे धन घर में भरता रहेगा तो एक बार घर भी डूब जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सारांश है, ठीक है। और इसमें बोलेगा कि क्या क्या चीज़ों पे उसने फोकस किया है। तो कबीर ने धन की आवश्यकता को नकारा नहीं है, उसकी अधिकता को हानिकारक बताया, ठीक है। और दूसरा है नीति और उपदेश की बात की है। तीसरा है कबीर की सादुक्कड़ी भाषा पर बात की है। सहज भाषा में गहरी बात उदाहरण के माध्यम से कही गई है, ठीक है। विशेषता भी आपको साथ साथ बताते हुए आना है, क्योंकि देखिए इसमें आधा मार्क्स जो होता है वो इसके चैप्टर का होता है कि चैप्टर कौन सा है, आधा मार्क्स इसके राइटर का होता है, ठीक है। 1 मार्क्स उसके काव्य सौंदर्य का होता है, 2 मार्क्स उसकी विशेषता का होता है, और इस तरीके से 4 मार्क्स होते हैं इसमें टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर 4 मार्क्स देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 4 मार्क्स का आपका ये पूरा क्वेश्चन 28 बनता है, ठीक है। मगर हमारे सामने अथवा भी है और हम लोग अथवा भी करते हुए चल रहे हैं, तो हमें अथवा भी देखना पड़ेगा 28 का कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं। उस्ताद जी आज़ादी क्या होती है, पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने। क्या वह चारागाह में उछल कूद मचाता नन्ना सा बछड़ा है, या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेल, ठीक है। चलिए तो आंसर देखते हैं इसमें। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है वो पाठ जो है हमारे सामने आज़ादी है, ठीक है। क्या है? आज़ादी। आज़ादी पाठ से लिया गया है। और इसके अलावा जो इसके कवि है बालचंद्रन, ठीक है, बालचंद्रन चुल्लीकाड़, क्या नाम है? चुल्लीकाड़, एक बार देख लेना किताब के अंदर, चुल्लीकाड़, ठीक है। बालचंद्रन चुल्लीकाड़ आज़ादी आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है। चलिए तो जान लेते हैं इसमें कवि ने क्या कहा है। कवि ने कहा है, इस प्रश्न के साथ साथ शागिर्द ने कई संदर्भों का वर्णन करके आज़ादी का अर्थ जानना चाहा है। उसने अपने हिसाब अपने उस्ताद के सामने है। जिज्ञासा रखी है कि क्या चारागाह में नन्हे से बछड़े का उछल कूद करने को बेफिक्र और खुश रहने को आज़ादी कहेंगे, या दूसरा संदर्भ देते हुए शागिर्द पूछता है, क्या असंभव समझे जाने वाले काम को पूरा करने का नाम आज़ादी है, क्योंकि सूरज में घोंसला बनाने के लिए उड़ान भरने वाली जो चिड़िया होती है, जो भी पंछी होता है, ठीक है,
चिड़िया का दुस्साहस ऐसा ही है, ठीक है। और ये सब कुछ उसने इसमें बोला हुआ है, ठीक है। और अब इसके अंदर देखते हैं कि भाषा सरल, सहज और आसान बोलचाल के शब्द हैं। अरबी शब्द मुसाफिर का यूज़ किया हुआ है। फ़ारसी शब्द उस्ताद, दर्जी और शागिर्द के बारे में बात की है। विशेषण की बात करूं तो नन्ना सा का यूज़ किया गया है। कविता की मूल भाषा जो है वो मलयालम रही है, मगर सहज भाषा के साथ इसे अनुवाद किया गया है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया है 29 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो 29 क्वेश्चन में निम्नलिखित अवतरण की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। देखिए ऊपर वाले में पोएम था, मगर नीचे वाले में क्या आ गया हमारे सामने, इसमें हमें चैप्टर के बारे में दिया गया और चैप्टर से हमको प्रसंग और व्याख्या दोनों देखनी है। तो इसमें आपको प्रसंग और व्याख्या दोनों करना है, ठीक है। मगर प्रसंग के अंदर आपको लिखना पड़ेगा राइटर का नाम और चैप्टर का नाम, ठीक है। यानी पहले वाले में तुमने अलग अलग लिखा था, मगर इस बार सप्रसंग व्याख्या बोलते उसे। तो प्रसंग के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि ये किस किताब से है और इसके अलावा क्या कहना चाह रहा है, उसका छोटा सा सारांश, और इसके अलावा आपको राइटर और चैप्टर का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो 29 का फर्स्ट देखते हैं और जो अथवा है वो सेकंड लाइक अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, मैंने कहा ना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, एक समय में एक ही चीज़ पढ़नी चाहिए। चलिए तो देखते हैं क्या है हमारे सामने। तो लिखा है, पर जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख सकेगा, सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रसंग पहले पढ़ते हैं। प्रसंग जो है, प्रस्तुत अंश बालचंद्रन चुल्लीकार की कविता आज़ादी से लिया गया है। इसमें दर्जी का शागिर्द आज़ादी के बारे में प्रश्न करता है और वह अलग अलग ढंग से अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। इस पर दर्जी उसे कर्म की ओर प्रेरित कर रहा था, ठीक है, कर रहा है, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया मैंने क्या कहा। बालचंद्रन जो है ना वो आज़ादी के लिए लिखा जा रहा है, आज़ादी चैप्टर का नाम, और उसमें शागिर्द जो है वो अपने दर्जी से पूछ रहा है, अलग अलग तरीके से आज़ादी का मतलब पूछ रहा है, और उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए दर्जी उसे कर्म की ओर प्रेरित करने के लिए कह रहा है कि भैया कामों पर ध्यान दो, इस चीज़ों पर ध्यान मत दो, ठीक है। और किस तरीके से दे रहा है उसके बारे में हम व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या में लिखा है, सिल की नोक पर आज़ादी टिकी हुई है, सुई चलती रहेगी, कपड़े सिए जाएंगे, अर्थात कर्म जारी रहेगा तो आज़ादी बनी रहेगी। कर्म करने में ही आज़ादी है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उससे अपेक्षित कार्यों को पूरी निष्ठा से करना ही आज़ादी है। आज़ादी का आनंद वही ले सकता है जिसने उसके लिए परिश्रम किया गया है, ठीक है। जिसने कार्य नहीं किया उसे सपने देखने और आज़ादी भोगने का अधिकार नहीं है। आज़ादी को भोगने के लिए कर्तव्य बोधक अति आवश्यक है, ठीक है। यानी कि जो दर्जी है वो कह रहा है कि भैया आपको आज़ादी पता तब फील होगी जब आपने आज़ादी के लिए कुछ किया हो, ठीक है। अब आपने आज़ादी के लिए कुछ किया ही नहीं है तो फिर आप आज़ादी क्या खैरात में मांगेंगे, ठीक है। अब इंडिया की आज़ादी की बात करते हैं। इंडिया हमारा देश आज़ाद हुआ तो ऑब्वियस सी बात है ना, महात्मा गांधी ने कितने सारे आंदोलन किए तब जाके आज़ाद हुआ। अगर बैठे रहते हाथ पे हाथ धरे तो नहीं मिलती आज़ादी, ठीक है। तो यही उसके जो वो है ना बालचंद्र चोलीकर जो है ना वो आज़ादी कविता में दर्जी से यही कहलवाना चाहते हैं कि जिस तरह सुई बिना उसके चलेगी नहीं, मतलब बिना दर्जी के नहीं सुई चल सकती, वैसे एक आज़ादी पाने वाला इंसान बिना अपने कर्म के आज़ादी नहीं पा सकता। देखिए हम कम क्वेश्चन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम उसको डीप में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। हर एक लाइन को देखिए मैं कितनी अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बहुत डीप में ले जाता हूँ, इसीलिए हम थोड़ा कम कर पाते हैं। मगर मैं कह रहा हूँ ना थोड़ा थोड़ा पढ़िए, मगर रोज़ पढ़िए और हर समय पढ़िए, ठीक है, मगर थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट कोई भी समस्या है कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।